Hello guys, how are you? Welcome back to my channel Satyarthi Gyan. So guys, how did you like my first video? I hope you could have learned something from it. So guys, today before we start the class, let you know that इस वीक हम पढ़ने वाले हैं अकाउंट के 38 मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, जो 11 एंड 12 के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इसे सही तरीके से अच्छे तरीके से समझ लेते हो तो आपको CS, CMA, CA एग्ज़ाम क्रैक करने में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो जैसा मैंने बताया कि हम पढ़ेंगे 38 मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। इन 38 बेसिक टर्म्स में 5 ऐसे टर्म्स हैं जिसे हम गोल्डन टर्म्स कह सकते हैं। अगर इन 5 गोल्डन टर्म्स को आप अच्छे से समझ लेते हो तो बाकी के बचे 33 टर्म्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएंगे और आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसेट्स के बारे में। व्हाट इज एसेट्स? एसेट्स क्या है? ऑल द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइज विच विल गिव बेनिफिट इन फ्यूचर। बिजनेस के अंदर यूज होने वाले सारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज आप कह सकते हो ऐसे साधन जिसका यूज करके हम पैसे कमा सकते हैं या प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, वो सारे रिसोर्सेज हमारे लिए क्या है? एसेट्स। और आप कह सकते हो बिजनेस के अंदर ओनर की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सारी प्रॉपर्टी क्या है? एसेट्स। मैं एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा, जैसे मेरी कोचिंग है, मेरे कोचिंग के अंदर जो भी बेंच है, जो भी चेयर है, जो भी डेस्क है, जो भी ग्रीन बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, स्मार्ट क्लास है, फैन है, AC है, ये सभी मेरे लिए क्या है? एसेट। इसका कहीं ना कहीं फ्यूचर में मुझे फ़ायदा मिलेगा। उसी तरह एक बिजनेस के लिए, एक कंपनी के लिए, एक फर्म के लिए किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है? लैंड एंड बिल्डिंग, देन मशीन, फर्नीचर, कैश, गुडविल, ट्रेडमार्क, एटसेट्रा। दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ एसेट्स। ये सभी एक फर्म के लिए, एक कंपनी के लिए क्या है? एसेट है। अगर हमें कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? लैंड एंड बिल्डिंग की। हम हवा में बिजनेस नहीं कर सकते, हमें एक फिक्स प्लेस की ज़रूरत पड़ती है, तभी हम बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे। तो वही फिक्स प्लेस आपके लिए क्या है? एक एसेट है। उसके बाद हमें किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, हमें कोई प्रोडक्ट तैयार करना है, तो उसके लिए हमें मशीन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो मशीन भी कहीं ना कहीं बिजनेस को फ्यूचर में फ़ायदा दिलाएगी, इसीलिए मशीन भी क्या है? एक एसेट है। देन फर्नीचर, बैठने के लिए, हमें कोई सामान को स्टोर करने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें फर्नीचर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो फर्नीचर भी हमारे लिए क्या है? एक एसेट्स हैं। देन कैश, कोई रॉ मटेरियल अगर हमें परचेस करना है तो बिना कैश के हम परचेस नहीं कर सकते, उसके लिए हमें कैश की भी ज़रूरत पड़ती है। तो कैश भी हमारे लिए क्या है? एक एसेट्स है। देन गुडविल, मार्केट में आपका कितना नाम है? मार्केट में गुडविल क्या है? हमारे लिए एक नेम एंड फेम है, हमने मार्केट में कितना नाम कमाया है। अगर आपको कहीं से पैसे की ज़रूरत है तो उसके लिए क्या देखी जाएगी? आपकी गुडविल, आपका मार्केट में कितना नाम है। फाइनेंशियल स्टेटस तो देखेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ क्या देखते हैं? गुडविल, आपका व्यवहार, आपका बिहेवियर, आपके कंपनी की रेपुटेशन, वो सारा क्या है? गुडविल। तो कहीं ना कहीं उसका बिजनेस को फ्यूचर में फ़ायदा मिलता है। एक कंपनी की पहचान के लिए एक लोगो तैयार किया जाता है, कंपनी की तरफ से हर एक कंपनी का एक लोगो होता है जिसे हम ट्रेडमार्क बोलते हैं, ट्रेडमार्क से ही कंपनी की क्या होती है? पहचान होती है। तो उसका ट्रेडमार्क का भी कंपनी को कहीं ना कहीं फ्यूचर में फ़ायदा मिलता है। तो ट्रेडमार्क भी क्या है? हमारे लिए एसेट है। अभी आपको इन एग्जांपल्स में, बहुत सारे एग्जांपल्स में आपको कन्फ्यूज़न होगा। जब मैं एसेट्स के आपको टाइप्स एक्सप्लेन करूँगा तो ये सारे कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएंगे। चलिए हम पढ़ेंगे एसेट्स के टाइप्स के बारे में। टाइप्स ऑफ एसेट्स। एसेट्स के कितने टाइप्स होते हैं? 3 होते हैं। सबसे पहले करंट एसेट्स, देन नॉन करंट एसेट्स, देन फिक्टिशियस एसेट्स। करंट एसेट्स तो बहुत इजी है आपके लिए समझना, लेकिन आपको नॉन करंट एसेट को डीप में समझना होगा, और फिक्टिशियस एसेट्स भी बहुत ईजी है। तो सबसे पहले हम समझेंगे करंट एसेट्स के बारे में। करंट एसेट आप एग्जांपल ले सकते हो, अगर आपकी कंपनी साइकिल की है तो साइकिल आपके लिए क्या है? एक एसेट है, क्योंकि आप जल्द से जल्द साइकिल को कंप्लीट करने के बाद, फिनिश प्रोडक्ट तैयार करने के बाद अपनी कंपनी का, आप उसको क्या करोगे? सेल कर दोगे। तो साइकिल आपके लिए क्या है? एक
करंट एसेट है, क्योंकि आप उसे एक साल के अंदर, एक वीक के अंदर, एक महीने के अंदर क्या कर दोगे, रीसेल कर दोगे, आप उसको सेल कर दोगे। तो साइकिल आपके लिए क्या है, एक करंट एसेट है। अगर आप आइसक्रीम का बिजनेस कर रहे हो तो आइसक्रीम आपके लिए क्या है, एक करंट एसेट्स है, क्योंकि आप आइसक्रीम को जल्द से जल्द बेच दोगे, ना कि फ्रीजर को बेच दोगे। फ्रीजर आपके लिए करंट एसेट नहीं है। फ्रीजर तो आप रखोगे किस चीज़ के लिए, आइसक्रीम स्टोर करने के लिए, जो लेकिन आपकी आइसक्रीम है वो क्या है, एक करंट एसेट है, आप उसको जल्द से जल्द क्या करोगे, सेल कर दोगे। तो उसी तरह जो कंपनी में शॉर्ट विच आर हेल्ड फॉर रीसेल पर्पस, जो भी हम रीसेल के पर्पस से यूज़ करते हैं, रखते हैं कंपनी में, वो सभी हमारे लिए क्या है, करंट एसेट्स है। अब हम पढ़ेंगे नॉन करंट एसेट्स के बारे में। नॉन करंट एसेट्स आपको डीप में समझना हो, क्योंकि नॉन करंट एसेट्स के भी सब एसेट्स हैं। नॉन करंट एसेट्स क्या है, एक फिक्स एसेट है। नॉन करंट एसेट्स क्या है, फिक्स्ड एसेट्स है, जो कंपनी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में रीसेल नहीं करती। कंपनी ये तभी बिकती है जब कंपनी बंद हो जाती है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस हम शिफ्ट करते हैं। फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट क्या होते हैं, जैसे लैंड और बिल्डिंग। अगर आपकी कोई कंपनी है तो आपको लैंड और बिल्डिंग की, जैसा कि अभी मैंने एसेट्स के एक्सप्लेनेशन में बताया था, आपको लैंड और बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस लैंड और बिल्डिंग को आप डेली नहीं सेल करोगे, वो क्या है, एक फिक्स्ड प्लेस है जहाँ पे आप बिजनेस अपना कर रहे हो, तो उसे आप सेल नहीं करोगे। सेल क्या करोगे, जिस भी प्रोडक्ट पे आप बिजनेस कर रहे हो। अगर आप साइकिल का बिजनेस कर रहे हो, आप आइसक्रीम का बिजनेस कर रहे हो, आप मोबाइल फ़ोन का बिजनेस कर रहे हो, आप चेयर का बिजनेस कर रहे हो, आप एसी का बिजनेस कर रहे हो, आप कार का बिजनेस कर रहे हो, वो सभी आपके लिए क्या है, करंट एसेट। क्यों, क्योंकि उसको आपको रीसेल करना है, ठीक है। लेकिन अगर आप आइसक्रीम का बिजनेस कर रहे हो तो जो आपके एसी की कंपनी में जो फ्रीजर लगा हुआ है, जो एसी लगी हुई है, जो भी फर्नीचर, आप उसको सेल नहीं करोगे। सेल क्या करोगे, आइसक्रीम, ठीक है। आप साइकिल की कंपनी है तो आप गोडाउन सेल नहीं करोगे, सेल क्या करोगे, साइकिल। तो वो सभी आपके लिए क्या है, एक करंट एसेट्स है। अगर आपकी मोबाइल फ़ोन की कंपनी तो आप मोबाइल फ़ोन सेल करोगे, ना कि वहाँ पे यूज़ होने वाले फर्नीचर को सेल करोगे, यूज़ होने वाले वहाँ पे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को यूज़ करोगे, ये सब सेल नहीं करोगे। आप सेल क्या करोगे, सिर्फ मोबाइल फ़ोन, क्योंकि आप मोबाइल फ़ोन का बिजनेस कर रहे हो। और बाकी चीज़ें तभी सेल करोगे या तो वो चीज़ें डिफेक्टिव हो जाएंगी, या कंपनी आपकी बंद हो रही है, या बिजनेस क्लोज कर रहे हो, या शिफ्ट कर रहे हो दूसरे प्लेस पे, तभी वो सारी चीज़ें सेल कर सकते हो। तो जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, नॉन करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स के भी कितने टाइप्स हैं, दो टाइप्स, टेंजिबल देन नॉन टेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, ऐसे एसेट्स जिसको हम छू सकते हैं। ऑल द एसेट्स विच वी कैन सी एंड टच, सारे एसेट्स जिसको हम टच कर सकते हैं। ये जो व्हाइट बोर्ड है जिसपे मैं लिख रहा हूँ, ये भी क्या है, मेरे कोचिंग के लिए एक एसेट है, इसको मैं छू सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं घूसा मार सकता हूँ, तो ये क्या है, मेरे लिए एक एसेट्स है, ठीक है। फैन को क्या कर सकता हूँ मैं, टच भी कर सकता हूँ, है ना। फैन को मैं निकाल के फेंक भी सकता हूँ। ये क्या है, मेरे लिए एक एसेट है जिसको मैं देख सकता हूँ, छू सकता हूँ, ठीक है। तो वो क्या है, टेंजिबल एसेट, लाइक लैंड और बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, ये सभी क्या है, ये सभी कैश, ये सभी क्या है, एक फिक्स एसेट है। फिक्स एसेट में कौन सा एसेट है, टेंजिबल एसेट, जिसको हम छू सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो ये सभी मेरे लिए क्या है, एक टेंजिबल एसेट है जिसको हम देख सकते हैं, विच वी कैन सी एंड टच, दैट इज कॉल्ड व्हाट, टेंजिबल। एग्जांपल, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, दीज ऑल आर व्हाट, टेंजिबल एसेट। देन नॉन टेंजिबल एसेट्स क्या है, जिसको हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाम को ना हम देख सकते हैं ना हम टच कर सकते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे नॉन टेंजिबल क्या है, जिसको ना हम देख सके ना छू सके। जैसे आपका मार्केट में क्या नाम है, नाम जो है आपका मार्केट में जो आपने रेपुटेशन कमाई है, उसको हम देख नहीं सकते, उसे हम क्या कर सकते हैं, लोगों से महसूस कर सकते हैं, है ना। मीन्स आपका जो भी बिजनेस है आप उसको क्या कर सकते हो, आपके कंपनी की जो भी रेपुटेशन है मार्केट में, वो क्या कर सकते हैं, सब फील कर सकते हैं, ना कि उसे देख सकते हैं, ना ही उसे हम छू सकते हैं। उसी तरह जो आपके कंपनी का लोगो है, जिससे उसकी पहचान होती है, उसे भी हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, जिस कंपनी के लोगों से महसूस करते हैं। ओके, दीज ऑल आर व्हाट, नॉन टेंजिबल एसेट्स, जिसको हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। जो आपके कंपनी का सॉफ्टवेयर, जैसे मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो मेरे कोचिंग में जो भी मैं सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, तो वो सॉफ्टवेयर मेरे लिए क्या है, एक नॉन टेंजिबल एसेट है। क्यों, क्योंकि उस सॉफ्टवेयर का यूज़ मैं देखने में नहीं मैं उस सॉफ्टवेयर को देख नहीं सकता, ना ही छू सकता हूँ, वो सिर्फ मैं क्या कर सकता हूँ, फील कर सकता हूँ यूज़ करके, ठीक है। तो वो भी मेरे लिए क्या है, एक नॉन टेंजिबल एसेट्स है। देन आफ्टर नॉन टेंजिबल एसेट, फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट्स बहुत आसानी से आप समझ सकते हो, जिसका पैसा साल भर के, जिसका फ़ायदा हमें तुरंत नहीं मिलता, जिसका फ़ायदा हमें अकाउंटिंग पीरियड में नहीं मिलता। आपकी कंपनी है मान लीजिए,
ओके, सपोज दैट ये बिजनेस कर रहा है मार्कर का, ये बिजनेस कर रहा है बुक्स का, तो इसके बुक्स के लिए इसने जो एडवर्टाइजमेंट दिया, इसके बुक्स के लिए इसने जो भी एडवर्टाइजमेंट दिया, वो एडवर्टाइजमेंट का पैसा बर्बाद चला गया। ओके, वो एडवर्टाइजमेंट का पैसा बर्बाद चला गया। कैसा बर्बाद चला गया? इसने 1 लाख रुपए अपने एडवर्टाइजमेंट में खर्चे कर दिए, लेकिन उस 1 लाख को खर्चा करने के बाद इसकी कमाई 1 लाख रुपए नहीं, इसकी जो इनकम थी वो मोर देन 1 लाख रुपए नहीं हुई, तो इसका ये जो 1 लाख है वो लॉस चला गया। आने वाले फ्यूचर में उसकी कमाई बढ़ सकती है, बुक की जो सेलिंग है वो नंबर ऑफ बुक सेलिंग इंक्रीज हो सकती है, लेकिन अभी वो इंक्रीज नहीं हुई, तो वो हमारे लिए क्या है? एक फिक्टिशियस एसेट है, जिसका फायदा हमें 1 अकाउंटिंग पीरियड में नहीं मिलता। वो क्या है? हमारे लिए फिक्टिशियस एसेट है। आप कह सकते हो जो भी एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है, जो भी आपके कंपनी में एडवर्टाइजमेंट है, तो जो कंपनी में आपके एडवर्टाइजमेंट है, जो भी आपने एडवर्टाइजमेंट करा है, जो भी आपका एडवर्टाइजमेंट है, जैसे किसी ने कोचिंग खोली है, कहीं कहीं पे भी दीवार में ठोक देते हैं, लगा देते हैं ना, अपने को मतलब कोचिंग का पोस्टर लगा देते हैं, कोचिंग का पेंट से करा देते हैं, लेकिन उस कोचिंग में अगर बच्चे नहीं जाएं तो उसका पैसा क्या है? व्यर्थ है, उसका पैसा क्या होता है? बर्बाद चला जाता है ना। तो उसके लिए क्या है? फिक्टिशियस एसेट है। क्यों? क्योंकि उसका 1 अकाउंटिंग पीरियड में रिकवर नहीं हुआ। हाँ, आने वाले समय में वो एडवर्टाइजमेंट अगर कंटिन्यू है, उसका फायदा अगर डबल मिल जाता है, तो ये एसेट्स क्या होते हैं? रिकवर हो जाते हैं। जो यहाँ पे वो लॉस फेस कर रहा है, वो फिर बाद में क्या होता है? रिकवर हो जाता है, तो वो भी क्या है? एक फिक्टिशियस एसेट। तो ये सभी क्या है? फिक्टिशियस एसेट, जिसका फायदा हमें अकाउंटिंग पीरियड के अंदर नहीं मिलता है, और जितनों का फायदा हमें अकाउंटिंग पीरियड में मिलता है वो सभी क्या होते हैं? करंट एसेट्स होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कैपिटल के बारे में। व्हाट इज कैपिटल? कह सकते हो क्लेम ऑफ ओनर इन अ बिजनेस। बिजनेस के अंदर ओनर का जितना भी हिस्सा है, जितनी भी संपत्ति कंपनी के मालिक की कंपनी में है, वो सारा क्या है? कैपिटल है। बिजनेस, फर्म, कंपनी, इसमें जितनी भी संपत्ति मालिक की संपत्ति है, ओके, प्रोप्राइटर की संपत्ति, वो सारी संपत्ति क्या है? कैपिटल है। आप एग्जांपल में लेके आपको समझाना चाहूँगा। सपोज दैट साहिल एंड कंपनी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। साहिल एंड कंपनी ने एक जीन्स का बिजनेस स्टार्ट किया, तो उसको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? लैंड, एक प्लेस की ज़रूरत पड़ेगी, लैंड एंड बिल्डिंग, देन कुछ कैश की भी ज़रूरत पड़ेगी, और मशीन की भी ज़रूरत पड़ेगी, और भी बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट हैं जिसकी ज़रूरत उसको पड़ सकती है। तो जब साहिल ने बिजनेस स्टार्ट किया तो उसने वो क्या क्या लेके आया? लैंड, बिल्डिंग, कैश और मशीन। ओके, साहिल ने इतना सारा सामान लेके आया और अपना बिजनेस स्टार्ट किया। उतने में एक पहुंचा इसका फ्रेंड गौरव, बेचारे ने इंजीनियरिंग किया था, अभी थोड़ा सा बेरोजगार है। इतने में गौरव पहुंच गया। ठीक है, गौरव साहिल के पास पहुंचा। क्या लेके पहुंचा? थ्रेड, धागा लेके पहुंचा। क्या लेके पहुंचा? धागा लेके पहुंचा। क्या लेके पहुंचा? धागा, और बोला कि मेरे पास धागा है, ज़्यादा कुछ तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरे पास क्या है? धागा है, मुझे भी बिजनेस में शामिल कर लो। तो साहिल ने क्या किया? चलो ठीक है, तुम आ जाओ। ओके, साहिल ने उसको अपने बिजनेस में शामिल कर लिया। तो ये जो थ्रेड लेके आया आउटसाइडर, तो इसे हम कैपिटल नहीं बोलेंगे। ये क्या है? एक हमारी क्या है? एक्सटर्नल लायबिलिटी आप बोल सकते हो। ये जब चाहे साहिल तब उसको धागा देके भगा सकता है। ठीक है, उठा के फेंक सकता है अपने कंपनी के बाहर। तो ये जो थ्रेड है, ये क्या है? आउटसाइडर लायबिलिटी आप बोल सकते हो। ठीक है, एक्सटर्नल लायबिलिटी भी आप बोल सकते हो। ठीक है, ये क्लेम ऑफ ओनर नहीं है, ये बिजनेस का हिस्सा नहीं है। ये क्या है? बाहर की संपत्ति, ये बिजनेस के मालिक की संपत्ति नहीं है, इसलिए इसे हम कैपिटल नहीं बोलेंगे। ये क्या है? हमारे लिए एक लायबिलिटी। अभी मैं आगे चल के आपको लायबिलिटी एक्सप्लेन करूंगा, तो आपका इससे रिलेटेड भी डाउट्स क्लियर हो जाएगा। अब हम अगला एग्जांपल लेंगे कार की कंपनी। सपोज दैट इसकी कार की कंपनी है। ठीक है, ये कार बनाता है। इसने अपने कंपनी में जब इसने बिजनेस स्टार्ट किया तो इसने 50 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए। कितने पैसे इन्वेस्ट किए? 50 करोड़। ये अपनी कंपनी में 50 करोड़ रुपए लेके आया, और साथ में लैंड, बिल्डिंग, मशीन, ये सारी चीज़ें लेके आया। उसके बाद इसको कुछ और कैश की ज़रूरत पड़ी, तो इसका जो पार्टनर था, इसका एक फ्रेंड था, उसने इसकी कंपनी में कितना पैसा इन्वेस्ट किया? 10 करोड़। तो जो ये मालिक ने इन्वेस्ट किया 50 करोड़, ये क्या है? कंपनी की कैपिटल है। जो मालिक ने अपना लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, ये सारा लेके आया, ये क्या है? कैपिटल है। इसने 50 करोड़ जो इन्वेस्ट किया कंपनी के मालिक ने, ये क्या है? क्लेम ऑफ ओनर। ये 50 करोड़ क्या है? मालिक का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? मालिक का हिस्सा है। तो ये क्या है? क्लेम ऑफ ओनर। तो ये 50 करोड़ क्या होगा? कैपिटल होगा। लेकिन ये जो 10 करोड़ है,
ये कंपनी का हिस्सा नहीं, इसे हम क्या बोलेंगे, शेयर। इसे क्या बोलेंगे, शेयर। दे आर मैनी कैपिटल कंट्रीब्यूटर्स इन अ फर्म कंपनी। ओके, एक कंपनी फर्म में बहुत सारे कैपिटल कंट्रीब्यूटर्स होते हैं, बहुत सारे लोग पैसा लगाना चाहते हैं अगर कंपनी के मालिक ने इजाज़त दी है। तो इसने बोला कि ठीक है तुम 10 करोड़ मेरे कंपनी में लगाओ, मुझे 10 करोड़ रुपए की क्या है, ज़रूरत है। तो ये आया और 10 करोड़ रुपए लगाया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, शेयर होल्डर्स, नॉट कैपिटल्स। ये क्या है, शेयर होल्डर्स है। कंपनी का मालिक जब चाहेगा तो उसके शेयर्स उसको दे के एज अ एग्रीमेंट जो भी तय होगा उसको दे के वापस भेज सकता है, उसे कभी भी उठा के बाहर कंपनी के फेंक सकता है। तो ये जो 10 करोड़ है ये क्या है, शेयर होल्डर्स का शेयर है। ठीक है, ये कंपनी की कैपिटल नहीं है, ये किस में आएगा, शेयर होल्डर में आएगा, ना कि कंपनी में। कंपनी में वही कैपिटल कहलाएगा जो ओनर का क्लेम होगा, जो मालिक की संपत्ति होगी, वो सारी संपत्ति क्या कहलाएगी, कैपिटल। और जो बाहरी संपत्ति वो क्या होगी, शेयर होल्डर्स में आएगी, उसे हम कभी भी दे के वापस भेज सकते हैं। अभी जब मैं आपको लायबिलिटी एक्सप्लेन करूंगा तो इससे तो आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लायबिलिटी के बारे में। व्हाट इज लायबिलिटी, क्लेम ऑफ अमाउंट अगेंस्ट द फर्म कंपनी। फर्म कंपनी ने जितना भी बाहर से पैसा लिया है ज़रूरत पड़ने पे, वो सारा पैसा क्या है, लायबिलिटी है। अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, उसको कैश की ज़रूरत है, कैश कम पड़ रहे हैं, कोई किसी भी सामान की उसे ज़रूरत है और वो बाहर से सामान उधार पे लेता है, वो सारा सामान उसके लिए क्या है, एक लायबिलिटी है। मैं एक एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करूँगा। मेरा एक फ्रेंड है राहुल, उसने एक बिज़नेस स्टार्ट किया आरके मोबाइल। उसने एक बिज़नेस स्टार्ट किया आरके मोबाइल। उस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए उसे सबसे पहले किसकी ज़रूरत थी, कैश की ज़रूरत थी। तो उसने 6 लाख रुपए उसके पास कैश अवेलेबल थे। ओके, उसके पास कितना पैसा था, कैश। उसके बाद उसको बिल्डिंग की भी ज़रूरत थी, तो उसके पास बिल्डिंग भी उसने ली। फिर उसे कुछ मशीन्स की ज़रूरत थी, उसने मशीन भी ली। मशीन के बाद उसे फर्नीचर की ज़रूरत थी, उसने फर्नीचर भी ले लिया। अब उसके बाद ये सारा सामान उसके आने के बाद अभी भी उसे कंपनी में 3 लाख की ज़रूरत है। कितने रुपए की ज़रूरत है, 3 लाख। अभी राहुल की कंपनी को कितना पैसा चाहिए मोबाइल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, 3 लाख रुपए। उसके पास क्या क्या है, कैश है 6 लाख, बिल्डिंग है, मशीन है, फर्नीचर है। अभी उसे किसकी ज़रूरत है, 3 लाख रुपए और की। तो वो मेरे पास आया और मुझसे बोला भाई तू मुझे कितने रुपए दे दे, 3 लाख रुपए दे दे। लेकिन मेरे पास पैसे 3 लाख रुपए नहीं थे। और मैंने उसे क्यों नहीं देना चाहा, क्योंकि मैंने आपको एसेट्स में पढ़ाया था गुडविल के बारे में। गुडविल मीन्स हमने अपनी क्या रेपुटेशन बनाई है मार्केट में, तो उसने बहुत उसकी ख़राब रेपुटेशन है ना। मुझे लगा कि अगर मैं उसे 3 लाख रुपए दे दूंगा तो मुझे 1 लाख भी रुपए उससे वापस नहीं मिलने हैं। फिर उसने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट की, तब जाके मैंने उसे कितने रुपए देने के लिए तैयार हुए, 1 लाख रुपए। मैंने बोला चल ठीक है मैं तुझे 1 लाख रुपए दे दूंगा। 1 लाख मैं उसे जब दिया, अभी भी उसे कितने रुपयों की ज़रूरत है, 2 लाख रुपयों की। कितने रुपयों की ज़रूरत है, 2 लाख रुपए की। तो जब इसने बिजनेस स्टार्ट किया तो उसके पास कैश था, उसके पास बिल्डिंग थी, उसके पास मशीन थे, उसके पास फर्नीचर थे, और उसे कितने रुपयों की अभी और ज़रूरत थी, कैश की, 3 लाख रुपए। तो जब हम बाहर से पैसा लेते हैं, ये जो 3 लाख रुपए वो बाहर से ले रहा है, तो ये जो 3 लाख रुपए ये उसके लिए क्या है, लायबिलिटी है। ये उसके लिए क्या है, लायबिलिटी है। ये 3 लाख रुपए राहुल की कंपनी के लिए क्या है, लायबिलिटी है, जिसमें से उसे 1 लाख रुपए मैंने दे दिए। 1 लाख किसने दे दिया, मयंक राजपूत ने। तो जब मैंने उसे 1 लाख रुपए दे दिया तो बहुत हैप्पी हुआ कि चलो 1 लाख रुपए का तो इंतजाम हुआ। अब उसे कितने पैसों की ज़रूरत है, 2 लाख रुपयों की। कितने पैसों की ज़रूरत है, 2 लाख रुपए की। तो जो ये 1 लाख मैंने उसे पे किया, मैंने उसे 1 लाख रुपए दिया, मैंने किस पे दिया, उधार पे दिया। क्यों, क्योंकि मैं बाद में उसे लूँगा, ना कि मैंने उसे दान दिया। ये क्या है, एक्सटर्नल लायबिलिटी है। क्यों, क्योंकि मैं उसका रिश्तेदार नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, आउटसाइडर हूँ। और मुझे जब ज़रूरत पड़ेगी या जो भी एग्रीमेंट हमारे बीच होगा कि तुम्हें इस डेट पे लौटाना है, तो उसे लौटाना पड़ेगा। तो ये क्या है, एक्सटर्नल लायबिलिटी। क्यों, क्योंकि उसने कंपनी के बाहर से पैसा लिया है। तो जो पैसा उसने मुझसे लिया तो उसके लिए क्या है, एक्सटर्नल लायबिलिटी। अगर राहुल के कंपनी में पार्टनर होता और मैं 1 लाख रुपए देता तो फिर वो क्या होता है, इंटरनल लायबिलिटी होता। वो क्या होता है, इंटरनल लायबिलिटी होता है। लेकिन पैसा अभी मैं उसका पार्टनर नहीं हूँ, मैं सिर्फ उसका फ्रेंड हूँ। ठीक है, मैं अपना प्रोफेशन में हूँ, मैं अपने प्रोफेशन में वर्क करता हूँ, अपने प्रोफेशन में वर्क कर रहा है। तो मैंने उसे सिर्फ क्या दिए हैं, उधार पे पैसे दिए। तो ये 1 लाख रुपए क्या है, एक्सटर्नल लायबिलिटी है। अगर वो बैंक से लोन लेता, ठीक है, बैंक से क्या करता, लोन लेता, बैंक से वो 3 लाख रुपयों का लोन ले लेता, या जितने भी पैसे उसे बैंक से मिलते वो भी क्या होता, एक्सटर्नल लायबिलिटी। क्योंकि बैंक में अपने रिश्तेदार भी पैसे हमें नहीं दे सकते हैं। ठीक है, पैसे कौन देता है, बैंक देता है। तो जो बैंक उसे पैसे देता वो बैंक भी उसके लिए क्या है, एक्सटर्नल लायबिलिटी है। या प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, जैसे बजाज फाइनेंस,
पैसाबाजार.com, बहुत सारे ऐसे प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो हमें हमारी ज़रूरत के अनुसार हमारे फाइनेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग हमें पैसे प्रोवाइड करते हैं। तो वो सारे पैसे जो हमें इन्वेस्ट करेंगे हमारे बिजनेस को चलाने के लिए, जो हमें देंगे उधार पे, वो सारा पैसा क्या है? एक्सटर्नल लायबिलिटी। हम उसे क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल लायबिलिटी। और जो कंपनी के अंदर पार्टनर्स या कंपनी का मालिक है, ये सब जो इन्वेस्ट करते हैं, ये सब अगर देते हैं तो ये क्या है? इंटरनल लायबिलिटी। तो जो कंपनी के अंदर के पैसे हैं वो इंटरनल लायबिलिटी में आ जाएंगे, और जो बाहर से उधार हम लेते हैं वो किस में आ जाएंगे? एक्सटर्नल लायबिलिटी में। तो जो 1 लाख मैंने दिया वो क्या है? एक्सटर्नल लायबिलिटी। फिर उसके कंपनी में उसके ब्रदर ने उसको दिया, उसका ब्रदर भी उसके कंपनी में पार्टनर बन गया, शिवम, और उसने कितना पैसा दिया? 2 लाख रुपए। तो ये जो 2 लाख रुपए दिए, ये क्या है? इंटरनल लायबिलिटी। राहुल की कंपनी को जो ये 2 लाख रुपए उसके ब्रदर ने दिए एज अ पार्टनर, तो ये 2 लाख रुपए क्या है? इंटरनल लायबिलिटी। और जो मैंने पैसे दिए, बाहरी वाले ने जो पैसे दिए, वो 1 लाख रुपए क्या है? एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो ये है इंटरनल और एक्सटर्नल लायबिलिटी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ लायबिलिटी, जो मेन इसके टाइप्स हैं उसके बारे में बताऊंगा। ओके, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लायबिलिटी के बारे में। कितने टाइप्स ऑफ लायबिलिटी होते हैं? 2। पहला करंट और दूसरा नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो करंट लायबिलिटी क्या होता है? द लायबिलिटी विच वी हैव टू पे, द लायबिलिटी विच कंपनी हैज टू पे विद इन अकाउंटिंग पीरियड। 1 साल के अंदर जो भी हम पैसे, कंपनी जो भी पैसे, बाहरी पैसे होते हैं, जो भी हम बाहर से उधार लेते हैं, वो पैसे अगर हम 1 साल के अंदर लौटा देते हैं तो वो पैसे क्या हैं? करंट लायबिलिटी विद इन 1 ईयर। अगर हम 1 ईयर के अंदर पेड कर देते हैं, 1 ईयर के अंदर क्या कर देते हैं? पेड कर देते हैं, तो वो क्या है? क्या है? करंट लायबिलिटी। ठीक है, अगर आप किसी से आज पैसे ले रहे हो, अगले वीक दे रहे हो या अगले मंथ दे रहे हो, या जब आपने लिया तो एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर दे रहे हो। अकाउंटिंग पीरियड क्या है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो 31 मार्च से पहले आप जब पैसे लौटा दोगे तो वो आपके लिए क्या है? करंट लायबिलिटी है। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म लोन आप बोल सकते हो। ओके, देन नॉन करंट लायबिलिटी क्या है? नॉन करंट लायबिलिटी क्या है? नॉन करंट लायबिलिटी वो सारी लायबिलिटी है जो हम मोर देन 1 ईयर के बाद पेड करते हैं। अगर आपने कोई अपने कंपनी स्टार्ट करने के लिए बैंक से लोन लिया 10 लाख का, आपने बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लिया है, तो ये 10 लाख रुपए आप बैंक को अगर 5 साल में पे कर रहे हो, 3 साल में पे कर रहे हो, 6 साल में पे कर रहे हो, 10 साल में पे कर रहे हो, ठीक है, तो ये क्या है? ये आपके लिए क्या है? एक नॉन करंट लायबिलिटी है, जिसको हमें 1 साल के अंदर पे नहीं करना होता है, जो हम लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, जिसे हम लॉन्ग टर्म लोन बोलते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन, लंबे समय के लिए हमने लोन लिया है, उसके बाद हम 2 साल 4 साल बाद पैसा देंगे, और अगर हम पैसा ना देंगे, भाग जाएंगे, तो फिर क्या कहलाएंगे? भगोड़ा, बैड डेट, जो विजय माल्या ने किया भारत के साथ, है ना। इसके बारे में थोड़ा सा हम और डिस्कस करेंगे। करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी के कुछ एग्जांपल्स मैं लेना चाहूँगा ताकि आपके और अच्छे से समझ में आ जाए, और ये जो बैठे इनके भी अच्छे से समझ में आ जाए। करंट लायबिलिटी का एग्जांपल आप ले सकते हो क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स होते हैं कंपनी में, जो ज़रूरत पड़ने पे थोड़ा बहुत पैसा दे देते हैं। ठीक है, तो वो क्या है? क्रेडिटर्स हैं। और क्रेडिटर के साथ साथ क्या है? शॉर्ट टर्म लोन। अगर आपने 6 महीने 3 महीने का फाइनेंस कराया है तो वो भी क्या है? एक आपके लिए शॉर्ट टर्म लोन है। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी करंट लायबिलिटी, क्योंकि इसे हम 1 साल के अंदर पे कर देते हैं, 1 वीक, 1 मंथ, है ना, 6 महीने, 7 महीने, 10 महीने, मीन्स 12 महीने के अंदर जो भी अकाउंटिंग पीरियड होता है उसके अंदर हम जो पे कर देते हैं वो सारा क्या है? करंट लायबिलिटी। और जो भी है नॉन करंट लायबिलिटी, जैसे बैंक है, हमने बैंक से ज़्यादा पैसा लिया है या लॉन्ग टर्म लोन लिया है कहीं से भी, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या बैंक से, वो भी हमारे लिए क्या है? लॉन्ग टर्म क्या है? नॉन करंट लायबिलिटी। और आप बोल सकते हो, अगर आपने बैंक ओवरडी लिया है मोर देन 1 ईयर के लिए, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट मीन्स मनी विच वी हैव टेकन अगेंस्ट लोन, जो हम अगेंस्ट फिक्स डिपॉजिट, वो पैसे जो हम फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट लेते हैं बैंक से, जिसे हम सिक्योर्ड लोन भी बोलते हैं, वो पैसा क्या कहलाता है? ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी अगर आपने लिया है 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, तो ये सारा क्या कहलाएगा? नॉन करंट लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि इसे हम 1 साल के अंदर पे नहीं करते हैं। या आप बोल सकते हो जो भी पैसा हम 1 साल के बाद पे करेंगे, 3 साल, 4 साल, 5 साल, वो सारा क्या है? नॉन करंट लायबिलिटीज़। मुझे उम्मीद है कि लायबिलिटीज़ का सारा डाउट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपके अंदर कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है।